हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से। और आज के इस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेरिवेशन व्हिच इज अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। Analogous quantities between translational motion and rotational motion। ट्रांसलेशनल मोशन की कुछ क्वांटिटीज को हम रोटेशनल मोशन की कुछ क्वांटिटीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं या वो सिमिलर है। जैसा कि हमने ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट सिमिलर है रोटेशनल मोशन की क्वांटिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। ऐसे ही हमने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था ट्रांसलेशनल मोशन में, और इसके ही सिमिलर जो क्वांटिटी है रोटेशनल मोशन में उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। थर्ड क्वांटिटी जो हमने पढ़ी थी वो है लीनियर एक्सीलरेशन। ये लीनियर मोशन की जो इक्वेशन है वो एंगुलर एक्सीलरेशन से सिमिलर है, या जो रोटेशनल मोशन की क्वांटिटीज है ये सिमिलर है लीनियर मोशन की क्वांटिटीज से। तो हम यही पढ़ने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये मास के सिमिलर कैसे है। तो उसको हम एक डेरिवेशन से समझने वाले हैं, बट वो डेरिवेशन से पहले ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ वी ओपन अ डोर वी गिव अ सर्टेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू इट। जब हम डोर ओपन और क्लोज करते हैं तो हम कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम यहां से मेजर करेंगे कि कितने एंगल से डोर ओपन हुआ या कितने एंगल से क्लोज हो रहा है, राइट। तो ये जो एंगल चेंज हो रहा है सेंटर में, ये दिए हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि यही डोर है, उसका एक पर्टिकुलर मास रहेगा, इसको हम बोलते हैं m। और हमको क्या करना पड़ा, अगर हम इसको हैंडल से पकड़ के खोल रहे हैं तो कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। हैंडल की जगह अगर हम ये पॉइंट पे डोर के, जहां पे डोर फिक्स है, ये डोर क्या है, फिक्स है ये पॉइंट पे, तो अगर मैं ये हैंडल की जगह अब फोर्स या डोर को ओपन या क्लोज करने ट्राई करता हूं, एक्सेस ऑफ रोटेशन की तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूं। कहां पे लगा रहा हूं, एक्सेस ऑफ रोटेशन से और नजदीक फोर्स लगा रहा हूं, तो मेरे को जो एफर्ट लगाना पड़ेगा वो अलग रहेगा। आप हैंडल पकड़ के डोर ओपन और क्लोज कर रहे हो, कुछ अलग एफर्ट लगाना पड़ेगा। फिर आप ये एक्सेस ऑफ रोटेशन के पास क्या कर रहे हो, जहां पे डोर फिक्स होता है उसके पास आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा के डोर को ओपन और क्लोज कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको जो एफर्ट लगाना पड़ेगा वो ज्यादा रहेगा। मतलब ये पॉइंट पे ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है आपको डोर ओपन या क्लोज करने के लिए। बट डोर का मास सेम है, डोर वही है। आप क्या किए, आप सिर्फ जो पॉइंट पे फोर्स लगा रहे थे वो पॉइंट को शिफ्ट कर दिए टुवर्ड्स द एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब आप फोर्स लगा रहे हो एक्सेस ऑफ रोटेशन के पास। तो हम क्या बताएंगे कि द एफर्ट नीडेड फॉर दिस not only depends upon the mass of the door but also depends upon the perpendicular distance from the axis of rotation where we apply the force। तो अलग अलग एफर्ट लगाना पड़ रहा है। आप हैंडल पकड़ के डोर खोलोगे तो डोर इजीली खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, बट आप यही फोर्स अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन के पास लगाओगे, जो पॉइंट पे डोर फिक्स है वहां पे जब आप फोर्स लगाओगे तो वो पॉइंट पे आपको कुछ अलग एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको डिफिकल्टी होने वाली है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से डोर ओपन या क्लोज होगा। तो यही जो डिफिकल्टी हो रही है आपको डोर ओपन और क्लोज करने में, दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बट डोर का मास नहीं चेंज किए हम। डोर का मास पहले भी सेम था, जब आप हैंडल पकड़ के खोल रहे थे, जब आप एक्सेस ऑफ रोटेशन के पास फोर्स लगा रहे थे, जब भी मास सेम है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करती, वो
एक्सेस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे आप फोर्स लगा रहे हो उस पे भी डिपेंड करती है। तो हम क्या बोलेंगे, दस द क्वांटिटी विच इज एनालॉगस टू मास, that is moment of inertia, not only depends upon the mass but also it is depends on the distance wise distribution of mass about the axis of rotation। तो ये moment of inertia जो quantity है जो मास के सिमिलर है, वो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करती, वो एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कि आप फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो कितने डिस्टेंस पे अप्लाई कर रहे हो, या मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और अच्छे से समझने के लिए एक डेरिवेशन देखते हैं, और ये डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। कि अगर ये एक बॉडी रोटेट हो रही है तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो कैलकुलेट करते हैं। इससे हमको हेल्प मिल जाएगी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए। तो सपोज करते हैं कि दिस बॉडी इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। और ये जो आप मिडल में एक लाइन देख रहे हो, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये अपनी जगह पे फिक्स रहने वाला है। इसको हम लिख लेते हैं पॉइंट ओ। ये बॉडी को एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, पॉइंट ओ पे, और ये लाइन अपनी जगह पे फिक्स है, और इसके अबाउट पूरी बॉडी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। और हम बोलते हैं ये जो बॉडी का ओरिएंटेशन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इसका क्या मतलब है, तो अब आप स्क्रीन पे दो एनिमेशन देख रहे हो, एक एनिमेशन ए, इसमें भी बॉडी रोटेट हो रही है, और एक एनिमेशन बी, इसमें भी बॉडी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, बट बॉडी के प्लेन्स अलग अलग है। यहाँ पे बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, एनिमेशन ए में बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और एनिमेशन बी में बॉडी वर्टिकल प्लेन में है। तो यहाँ पे जो एनिमेशन ए देख रहे हो हम, इसमें बॉडी जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, या हम बोलेंगे बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल प्लेन में है। मतलब यहाँ पे बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखे हैं। तो दिस इज द वे इन विच दिस बॉडी इज रोटेटिंग। तो ये बॉडी भी हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख लिए है, और ये क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। अब ये बॉडी जब रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल का मास है m1, सेकंड पार्टिकल का मास है m2, ऐसे ही n नंबर ऑफ मासेस से बॉडी बनी है, और nth पार्टिकल का मास है mn। और ये जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो है r1, और ये डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं उसको हम आगे समझ लेंगे। सेकंड बॉडी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है r2, ऐसे ही nth पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है rn। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर द ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल of masses m1 m2 up to mn, and r1 r2 up to rn be their perpendicular distance from the axis of rotation। अब ये r1 r2 और rn परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे हो गया, तो एक्सेस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हम क्या कंसीडर किए कि बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट हो रही है। अब सपोज कर रहे हैं ये जो ब्लैक लाइन है ये R1 की लाइन है, R की लाइन है, ये जो हम R1 R2 R3 बनाए हैं ये ब्लैक लाइन है, और एक्सेस ऑफ रोटेशन ये जो रेड लाइन दिख रहे हो वो है। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वर्टिकल प्लेन में, वो लाइन है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहां से मैं सेंटर से एक्सेस ऑफ रोटेशन से जब बॉडी का डिस्टेंस मेजर करूंगा तो ये जो लाइन है ये लाइन और एक्सेस ऑफ रोटेशन दोनों कैसे है, परपेंडिकुलर है, और यही लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस, पार्टिकल का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे r1 r2 एंड अप टू rn ऑल आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मासेस m1 m2 अप टू mn फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा।
As the object rotates, all these particles perform uniform circular motion, that is UCM, with the same angular speed omega but with different linear speed. अब जब ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होगी ना, तो यहाँ पे बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल है, m1 भी है, m2 भी है, mn भी है। तो ये सब पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे और हम बोल रहे हैं दे विल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब कंसीडर कर लेते हैं बॉडी ये पॉइंट से अपना रोटेशन स्टार्ट करती है, वो पूरी बॉडी एक राउंड लगा के फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। ये बॉडी क्या करती है, एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। तो ये जो पार्टिकल m1 है ये भी बॉडी के साथ अटैच है, ये भी क्या करेगा, एक राउंड कंप्लीट करेगा और ये कुछ सर्कल में घूमने वाला है, एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है। m1 जब बॉडी रोटेट होगी तो m1 क्या करेगा, एक राउंड कंप्लीट करेगा। m2 भी क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में एक राउंड कंप्लीट करेगा। mn भी क्या करेगा, एक सर्कल में रोटेट होने के बाद ये भी क्या करने वाला है, एक राउंड कंप्लीट करने वाला है। अब m1 सपोज एक राउंड कंप्लीट कर लिया, m1 जब एक राउंड कंप्लीट करता है तो वो सेंटर में कितना एंगल बनाया, तो एक राउंड एक रोटेशन में जो एंगल बनता है वो होता है 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, और इसको लगता है 5 सेकंड। फर्स्ट पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करना है, तो हम एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एक राउंड कंप्लीट किया फर्स्ट पार्टिकल, मतलब एक सर्कल कंप्लीट किया, एक सर्कल में जो एंगल बनाया है सेंटर में वो है 2 पाई और इसको लगा है 5 सेकंड। तो हम बोलेंगे इसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड है 2 पाई अपॉन 5। अब जब ये बॉडी एक रोटेशन कंप्लीट की, एक राउंड लगा के अपनी जगह पे आ गए, तो फर्स्ट पार्टिकल भी एक राउंड लगाया, सेकंड पार्टिकल भी एक ही राउंड कंप्लीट किया या उससे कम या उससे ज्यादा, तो हम बोलेंगे सेकंड पार्टिकल भी एक राउंड कंप्लीट किया। और जब पार्टिकल एक राउंड कंप्लीट करता है तो वो एंगल बनाता है 2 पाई, और अगर फर्स्ट पार्टिकल 5 सेकंड लिया है तो सेकंड पार्टिकल भी 5 सेकंड में ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेगा। उसके बाद nth पार्टिकल भी क्या करेगा, उतने ही टाइम में 5 सेकंड में ही वो भी एक राउंड कंप्लीट करने वाला है। इसका मतलब क्या है, सब पार्टिकल एक राउंड सेम टाइम में कंप्लीट करेंगे। जितना टाइम ये बॉडी लेगी एक राउंड कंप्लीट करने, सपोज 5 सेकंड लगा, तो हर पार्टिकल भी उतना ही टाइम लेने वाला है, 5 सेकंड। उतने ही टाइम में हर पार्टिकल उतना ही एंगल डिस्क्राइब कर रहे, सेम टाइम 5 सेकंड में वो एक राउंड कंप्लीट कर रहे, मतलब 2 पाई एंगल डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सबके लिए ओमेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट देयर लीनियर स्पीड इज डिफरेंट। अब लीनियर स्पीड कैसे डिफरेंट है, तो हम v और ओमेगा में रिलेशन पढ़े हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सबका ओमेगा सेम है बट सबका v सेम नहीं है। फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस r1 है, सेकंड पार्टिकल का डिस्टेंस r2 है, दे आर डिफरेंट, ये दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। nth पार्टिकल का डिस्टेंस rn है, आप सेंटर से ये जब डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये डिफरेंट मिलेगा। तो हर पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हम वो डिफरेंट कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर r डिफरेंट है तो v भी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि v के फॉर्मूले में r ओमेगा आता है, ओमेगा तो सेम है सबका, ओमेगा इज कांस्टेंट, बट क्या डिफरेंट है, r। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सब पार्टिकल का एंगुलर स्पीड सेम है बट देयर लीनियर स्पीड इज डिफरेंट। क्यों, क्योंकि r डिफरेंट है। अब हमको फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। तो पहले हम हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो अगर मेरे को फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट पार्टिकल का मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है v1। तो फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज हाफ m1v1², और v1 की जगह ये v1 इज इक्वल टू r ओमेगा, v1 की जगह
आर ओमेगा पुट कर दिए तो v1 स्क्वायर की जगह आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूंगा तो सेकंड पार्टिकल का मास है m2, इसकी वेलोसिटी है v2, तो हम लिखेंगे हाफ m2 v2 स्क्वायर और v2 की जगह r2 ओमेगा लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमको मिलेगा हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही अगर मेरे को nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो मैं nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mn इंटू वी एन स्क्वायर लिखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल क्या हो जाएगी, हाफ mn वी एन स्क्वायर। वी एन की जगह मैं आर एन ओमेगा रख रहा हूँ और इसका स्क्वायर कर देंगे तो हाफ mn आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे थर्ड पार्टिकल है, थर्ड पार्टिकल का मास है m3 और इसकी वेलोसिटी है v3, तो थर्ड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ m3 v3 स्क्वायर हो जाएगा और v की जगह हम r3 ओमेगा पुट करेंगे। तो ऐसे हम हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। कहाँ तक, nth पार्टिकल तक। हमको हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पता है अब, और हमको कैलकुलेट करना है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है वो कितने पार्टिकल से बना है, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लिए, हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा। तो हम टोटल काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल अप टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दी और हम कैलकुलेट किए हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या है, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, और वो हम कैलकुलेट किए क्या है, हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो टर्म्स देख रहे हो आप इक्वेशन के राइट साइड में, हाफ फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है, थर्ड टर्म, तो हम हाफ को कॉमन ले सकते हैं। तो ये हाफ को हम कॉमन ले लिए और एक और टर्म हम कॉमन ले सकते हैं, वो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, सेकंड टर्म में भी ओमेगा स्क्वायर, थर्ड टर्म में, तो हर टर्म में हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हाफ और ओमेगा, बाकी बचा क्या, तो अब हमारे पास क्या बचा है, m1 r1 स्क्वायर। तो मैं हाफ कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म में m1 r1 स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म में m2 r2 स्क्वायर, nth टर्म में क्या मिलेगा कॉमन, mn rn स्क्वायर। और ये ओमेगा स्क्वायर को भी क्या ले लिए हम, कॉमन ले लिए हैं। हर टर्म में से ओमेगा स्क्वायर को ब्रैकेट के राइट साइड में लिखे, हाफ को ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में लिखे, और ब्रैकेट में क्या है, ये जो टर्म आप ब्रैकेट में देख रहे हो इट इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये ब्रैकेट की जगह अब मैं आई लिख सकता हूं, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। यही आपका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का। और यहाँ पे आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये ब्रैकेट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर। अब ये सब ऐड हो रहा है, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 कहाँ तक, mn rn। अब ये इतना बड़ा टर्म लिखने से अच्छा है हम मैथ्स की एक साइन यूज कर लेते हैं, सिग्मा नोटेशन, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई को मैं लिखता हूँ सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर। तो ये जो टर्म देख रहे हो आप, आई की जो इक्वेशन देख रहे हो, उसको हम सिग्मा नोटेशन के साथ ये फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिग्मा नोटेशन के साथ हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिए समेशन आई फ्रॉम 1 to n mi ri स्क्वायर। व्हाट इज m, m इज द मास ऑफ ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल का मास। व्हाट इज r स्क्वायर, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर ही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको रिप्लेस करने वाला है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रोटेशनल मोशन में
कैलकुलेट करेंगे रोटेटिंग बॉडी का, और ये लीनियर मोशन के मास को रिप्लेस किया है। तो अगर लीनियर मोशन में मास है तो अब हम रोटेशनल मोशन में वही चीज, उससे ही सिमिलर जो चीज है उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल मोशन, हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। v यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, हाफ है, और ये जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ये ट्रांसलेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी में भी हाफ है, रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी में भी हाफ है। ट्रांसलेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है। ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मास होता है, बट रोटेशनल मोशन के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आई होता है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मास को हम किससे रिप्लेस कर लिए? अगर ट्रांसलेशनल मोशन में मास है तो रोटेशनल मोशन में उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द समेशन आई फ्रॉम 1 to n mi/ri स्क्वायर। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होता है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इंडिविजुअल मास, m1 m2 mn, ये सब इंडिविजुअल मासेस पे डिपेंड है। फॉर्मूले में हर पार्टिकल का मास आ रहा है, यही से हम बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल मासेस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज मासेस अबाउट द गिवन एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये मासेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? ये मासेस नियर टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन है या फार फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन है, कितने डिस्टेंस पे है, कम है डिस्टेंस, ज्यादा है डिस्टेंस। डिस्टेंस कम रहेगा तो आर की वैल्यू कम हो जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो आर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। मतलब मासेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, क्लोज टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन या फार फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। अगर फार है तो आर की वैल्यू क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ इंडिविजुअल मासेस पे नहीं डिपेंड होता, बल्कि ये मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट, उस पे भी डिपेंड करता है। अब फॉर अ होमोजीनियस रिजिड ऑब्जेक्ट, अब जब होमोजीनियस रिजिड ऑब्जेक्ट है, होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, मतलब हर पार्टिकल का मास क्या है? सेम है। यहाँ पे हम फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 लिए है, सेकंड का m2, थर्ड का m3 लेंगे और nth पार्टिकल का मास mn। हर पार्टिकल का मास अलग अलग लिए है, ये जो एग्जांपल है। बट अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? बॉडी होमोजीनियस है, मतलब हर पार्टिकल का मास सेम है, मतलब m1 m2 mn सब इक्वल है। तो अगर सब पार्टिकल का मास सेम है और वो सब मासेस है dm, ऑल द पार्टिकल आर हैविंग अ मास dm, तो यहाँ पे मैं समेशन साइन को इंटीग्रेशन से क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे मास इनटू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है पॉइंट P पे, और पॉइंट P पे जो पार्टिकल है उसका मास है dm, और बॉडी के हर पार्टिकल का मास dm है, और ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर वो r है। तो मास dm इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। और यहाँ पे हम समेशन साइन कब यूज करेंगे? जब पार्टिकल्स का मासेस डिफरेंट होगा तो समेशन साइन, और जब पार्टिकल का मासेस सेम रहेगा तो हम समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देंगे। और इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है सबको ऐड करना है। किसको ऐड करना है? मासेस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, ये सब प्रोडक्ट क्या होंगे? ऐड होंगे। तो यहाँ पे समेशन को हम इंटीग्रेशन से एक ही कंडीशन में रिप्लेस करेंगे, व्हेन अ बॉडी इज होमोजीनियस, मींस सब बॉडी के हर पार्टिकल का मास सेम है, तो फिर हम समेशन नहीं यूज करेंगे, हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट, दिस इज आवर लेक्चर। अब आपको स्क्रीन पे कुछ प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप वो देख सकते हो। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, स्पेशली क्लास 11-12, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम।